नमस्कार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे लीज की, जिसे टीपीए के सेक्शन नंबर 105 से 117 में डिस्कस किया गया है। यहां देखेंगे कि आखिर लीज की डिफिनीशन क्या है, लीज के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीज कैसे प्रोवाइड की जाएगी और ईयर वाइज लीज किसे कहते हैं, मंथली बेसिस लीज किसे कहते हैं। फिर आगे देखेंगे सेक्शन 108 में कि आखिर लेजर और लीजी के राइट और ड्यूटीज क्या होती हैं। सेक्शन 111 डिस्कस करेगा टर्मिनेशन ऑफ लीज को, वो 8 ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जब लीज टर्मिनेट कर दी जाएगी। और सेक्शन नंबर 116 डिस्कस करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर को। इंग्लैंड में ये डॉक्ट्रिन तो इफेक्टिव नहीं है, वहां बात होती है टेनेंसी एट सफरेंस की। तो यहां ये भी देखेंगे कि क्या अंतर है टेनेंसी एट सफरेंस जो इंग्लैंड में इफेक्टिव है और भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर से उसका क्या संबंध है, क्या अंतर है। शुरू करते हैं लीज सेक्शन 105 से सेक्शन 117। सेक्शन 105 लीज को डिफाइन करता है। कहता है कि ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is a transfer of right of enjoyment of such property made for a certain time period, express or implied, or in perpetuity, in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, service, or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee who accept the transfer on such terms. The transferor is called as lessor, the transferee is called as lessee, the amount advance paid as called as premium, and the money, share, service or any other thing who have value is to be rendered periodically or occasionally called as rent. समझते हैं कि आखिर लीज है क्या। अब प्रॉपर्टी को जरा सा समझिए कि प्रॉपर्टी में जो सबसे एक्सक्लूसिव राइट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो होता है ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप को देखें तो ओनरशिप के विषय में यह बात निकल के आती है कि ओनरशिप एक बंडल ऑफ राइट्स है और जब इस बंडल ऑफ राइट्स में से प्रॉपर्टी का ओनर अगर राइट ऑफ इंजॉयमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, और क्यों करता है ट्रांसफर, उसके बदले में रेंट लेने के लिए। अगर रेंट के पर्पज से वो पीरियोडिक हो सकता है, ओकेजन हो सकता है, मंथली बेसिस हो सकता है, एनुअल बेसिस हो सकता है, बेसिस चाहे जो भी हो, लेकिन ट्रांसफर किस चीज का कर रहे हैं, राइट ऑफ इंजॉयमेंट का। अब इसको आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि ये एक हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है। हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ए के पास है। ए जो है वो बी को राइट ऑफ इंजॉयमेंट ट्रांसफर कर देता है। राइट ऑफ इंजॉयमेंट ट्रांसफर करता है। क्यों? क्योंकि बी हर महीने 15,000 रुपए प्रोवाइड करेंगे एज ए रेंट, एज अ रेंट प्रोवाइड करेंगे, और बी ने 5 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी मनी, एज ए एडवांस दिया है, एडवांस दिए हैं। अब देखिए, अब इस ट्रांजैक्शन में हम समझते हैं कि आखिर लीज किसे कहते हैं। ए कौन है? ए प्रॉपर्टी का ओनर है। ओनर का मतलब उसके पास बंडल ऑफ राइट्स हैं, उसके पास काफी ज्यादा, एक ओनर के पास कहने का मतलब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स का बंडल उसके पास अवेलेबल है। वो क्या कर रहा है, इस हाउस प्रॉपर्टी के अपने बंडल ऑफ राइट से एक राइट ट्रांसफर कर रहा है, जिसे राइट ऑफ इंजॉयमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। पिछले लेक्चर में जब सेल डिस्कस किया था तो वहां बात थी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी। यहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है राइट ऑफ इंजॉयमेंट। किसको? मिस्टर बी को।
क्यों किया जा रहा है, किसके बदले में किया जा रहा है? इन लिeu ऑफ रेंट 15,000 per month which to be rendered by Mr. B to Mr. A on every month, and Mr. B also provides 5 lakh rupees advance or as a security money. अब यहां देखिए, this transaction is to be called as lease. Mr. A कौन होंगे? Mr. A हो जाएंगे लेजर, मिस्टर बी को हम क्या कहेंगे? मिस्टर बी को कहेंगे लीजी। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे लीज। ये जो एडवांस इन्होंने दिया इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रीमियम। और जो हर महीना ये पैसा देंगे 15,000 रुपए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेंट। तो इस एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि लीज कहते किसे हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में से जब ओनरशिप के राइट्स के बंडल से राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है रेंट के बदले में, पैसों के बदले में, तब उस ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट को हम लीज कहते हैं। जिसने ट्रांसफर किया है वो लेजर कहा जाएगा, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट सच ट्रांसफर राइट ऑफ एंजॉयमेंट इज टू बी कॉल्ड एज लीजी। द एडवांस मनी इज टू बी कॉल्ड एज प्रीमियम, and the periodic or occasionally payment is called as rent. Rent may be in cash, may be in kind, may be a share of the crop or any service also who have some value. Rent जो है वो कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, किसी क्रॉप का शेयर भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है। शर्त इतनी है कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू है उसको आप पैसे में एसर्टेन कर सकते हैं तो वो भी रेंट के रूप में दिया जा सकता है। कब दिया जाएगा? पीरियोडिक बेसिस पर या ओकेजनली देने की बात की गई है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लीज कहते हैं, जिसे सेक्शन 105 में डिस्कस किया गया है। अब बात उठती है कि आखिर लीज के एसेंशियल्स क्या हैं। देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ लीज। जनरली किताबें जो हैं वो 5 एसेंशियल्स की बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखिए तो देयर आर 4 एसेंशियल्स इन एसेंशियल्स ऑफ लीज। कौन कौन से? एसेंशियल्स ऑफ लीज। पहला जो एसेंशियल निकल के आएगा वो निकल के आएगा पार्टीज को लेकर। अब कितनी पार्टीज हैं यहां पर? सबसे पहली जो पार्टी है वो है लेजर, जो लीज दे रहा है। इसके साथ क्या शर्त है? शर्त है कि ये मेजॉरिटी इन एज होना चाहिए, इसके साथ साउंड माइंड होना चाहिए, और प्रॉपर्टी में इसका इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इनके पास होना चाहिए। The main requirements for the leaser are: first, majority in age. The person who act as a leaser must fulfill the age of majority. It means over the age of 18/21. Number second, he has the sound mind, and number third, he also have the propertial interest. उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए जिसको वो लीज में दे रहा है। दूसरे इसके पार्टी कौन है? दूसरे पार्टी हैं लीजी। लीजी के लिए भी क्या है? यहां भी शर्त है कि द पार्टी मस्ट बी कंपिटेंट वन। क्या मतलब जहां सेल में हमने देखा था कि बायर माइनर भी हो सकता है, लीजी माइनर नहीं हो सकता। माइनर कांट एक्ट एज लीजी। क्यों? क्योंकि लीजी की जिम्मेदारी होगी कि वो रेंट का भुगतान करें। और मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में जस्टिस नाथ ने ये इस्टैब्लिश कर दिया था कि आप किसी भी तरह की लायबिलिटी किसी ऐसे एग्रीमेंट में किसी माइनर के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। माइनर एग्रीमेंट इज इक्वल टू वॉइड एब इनिशियो। इस कारण से लीजी के रूप में भी जो पर्सन आएगा उसे कंपिटेंट वन होना चाहिए। तो पहली इंग्रेडिएंट है पार्टीज को लेकर के।
अब दूसरा इंग्रेडिएंट है राइट ऑफ एंजॉयमेंट। आखिर किस चीज का ट्रांसफर किया जा रहा है लीज में? लीज में जो ट्रांसफर हो रही है, जो राइट ट्रांसफर हो रहा है वो है राइट ऑफ एंजॉयमेंट। अब राइट ऑफ एंजॉयमेंट किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है? तो यहां है इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट ऑफ एंजॉयमेंट एक हाथ से दूसरे हाथ को दिया जाता है। ये बात है सेकेंड एसेंशियल की। नंबर थर्ड एसेंशियल है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स, देखिए ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लीज कितने दिन की करना चाहते हैं, लेकिन लॉ की शर्त यह है कि द टाइम पीरियड मस्ट बी असर्टेन। टाइम पीरियड ऐसा हो जिसको हम असर्टेन कर सकें कि हाँ 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है। ये फ्रीडम पार्टीज को है कि वो टाइम फ्रेम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो भी टाइम पीरियड हो वो असर्टेनेबल होना चाहिए। तो ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन मस्ट बी असर्टेनेबल। इट मे बी लेजर, मे बी लॉन्गर, ऑब्लिक स्मॉल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, बट मस्ट बी स्पेसिफाइड। मस्ट बी स्पेसिफाइड इंडीड। यहां एक और चीज आपको डिस्कस कर दूं। एक लीज होती है लीज इन परपिचुटी। लीज इन परपिचुटी कहने का मतलब such lease where the time period has not been fixed by the parties as well as it can't be ascertained। यहां पार्टीज ने भी फिक्स नहीं किया है और असर्टेन करते नहीं बन रहा है कि कितने दिन के लिए लीज की गई है, तो हम उसे लीज इन परपिचुटी कहते हैं। सच लीज विल बी ट्रीटेड एज परमानेंट लीज। उन्हें हम परमानेंट लीज के रूप में मानते हैं। चौथी जो इंग्रेडिएंट है वो है कंसिडरेशन। चौथी जो इंग्रेडिएंट है लीज के एसेंशियल है वो है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में एक अमाउंट अगर एडवांस के रूप में दिया जा रहा है, दैट अमाउंट इज टू बी कॉल्ड एज प्रीमियम। और जो पीरियोडिक और ओकेजनली पेमेंट किया जाना है लीजी के द्वारा लेजर को, तो उसे हम कहते हैं रेंट। रेंट कैश भी हो सकता है, रेंट काइंड में भी हो सकता है, रेंट क्रॉप का शेयर भी हो सकता है, रेंट कोई और वैल्यूएबल थिंग भी हो सकती है, या कोई सर्विस हो सकती है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू। तो ये है लीज की डेफिनेशन और एसेंशियल्स ऑफ लीज। अब इसमें एक केस आती है एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर की, और जस्टिस हैं जस्टिस सुब्बाराव। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर। क्या डिस्कस किया यहां पर? एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर। जस्टिस सुब्बाराव। सुब्बाराव हेल्ड करते हैं लीज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट। From immovable property, the transfer of right of enjoyment is to be called as leasing. Is called as lease. Sorry. And the person who takes such transaction is equal to leasing have right of possession of property. निश्चित है, अगर लीजी ने रेंट दिया है, लीजी ने रेंट देने का वादा किया है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट आप उसको दे रहे हैं, तो ये उसका राइट बनता है कि उसे पोजीशन मिले।
तो सुब्बाराव जी कहते हैं कि लीज का मतलब क्या है? लीज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट। यहां पर डिस्कस करता चलता हूं कि आखिर लीज और लाइसेंस में क्या अंतर आता है। लाइसेंस को इंडियन लीजमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 52 में डिस्कस किया गया है। लाइसेंस एक तरीके का पर्सनल राइट होता है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। अब इसे आप एग्जांपल के रूप में समझिए कि एक लैंड है और उस लैंड को अगर ए ने, जो उसका ओनर है, 10 साल के लिए बी को 50,000 रुपए सालाना रेंट के ऊपर खेती करने के एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दिया हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लीज कहते हैं। लेकिन अगर ए ने अपने लैंड पर एक आम का पेड़ लगा हुआ है जिसमें से आम तोड़ के ले जाने का पावर सी को दे रखा है, तो यहां सी को दिया गया ट्रांजैक्शन लीज नहीं है, ये केवल एक लाइसेंस है और लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होते। लीज के कंडीशन में लीजी के पास इतनी कैपेसिटी और पावर होती है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई ट्रेसपासर आ जाए तो वो उस ट्रेसपासर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, जबकि ये पावर लाइसेंस होल्डर के पास नहीं होती। लीज का टर्मिनेशन निर्भर करता है इस बात पर कि क्या टाइम पूरा हो गया। जनरली टाइम पूरा होने के पहले लीज टर्मिनेट नहीं की जाती, या क्या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन का वायलेशन कर दिया जाए तभी लीज टर्मिनेट कर दी जाती है। इसके अलावा सामान्यतः लीज टर्मिनेट नहीं की जाती, लेकिन लाइसेंस किसी भी समय रिवोक किए जा सकते हैं। तो लाइसेंस और लीज में बेसिक जो अंतर है वो आप कोई लिटमस टेस्ट तो है नहीं, लेकिन आप एक क्लू से इसे पकड़ सकते हैं कि ट्रांजैक्शन लीज है या लाइसेंस है। इफ देयर इज राइट ऑफ एंजॉयमेंट हैज बीन ट्रांसफर, अगर किसी प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट का राइट ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन लीज का होगा। लेकिन अगर वहां राइट ऑफ एंजॉयमेंट का ट्रांसफर नहीं होता दिखाई दे तो समझिएगा कि वो लाइसेंस है, वो लीज नहीं है। अब आगे आते हैं, सेक्शन नंबर 106 ड्यूरेशन ऑफ लीज की बात करता है कि आखिर लीज का ड्यूरेशन कितने दिन का होगा। सेक्शन नंबर 106 ड्यूरेशन ऑफ लीज। अब यहां देखिए, यहां कहते हैं कि if there is no contrary contract और कस्टम, अगर पार्टीज कुछ अपनी ओर से कंट्ररी कॉन्ट्रैक्ट करवें तो सेक्शन 106 लागू नहीं होगा। अगर पार्टीज के बीच में कहीं कोई कस्टम चला आ रहा है तो सेक्शन 106 लागू नहीं होगा। अगर ऐसा कोई कंट्ररी कॉन्ट्रैक्ट या कस्टम नहीं है तो लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज means agricultural lease as well as lease for manufacturing इन दोनों लीज को हम ईयर लीज कहेंगे। इन्हें हम ईयर लीज के रूप में मान्यता देंगे। क्या इससे फायदा होगा? एनी पार्टी लेजर or leasee bound to provide 6-month notice, 6-month notice to other party। लेजर लीजी से वो लैंड खाली कराना चाहते हैं। अगर उस लैंड को लीज दिया गया है एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से दिया गया है तो वहां पर 6 महीने की नोटिस लेजर को देनी होगी।
लीजी उस लैंड को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें भी 6 महीने की नोटिस लेजर को देनी होगी। इन दोनों तरह की लीज को अगर हम छोड़ दें एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस के लिए, तो रेस्ट लीज जो होंगी, रेस्ट लीज इक्वल टू ये होंगी मंथली बेसिस की लीज। मंथली लीज, मंथली लीज में कितने दिन की नोटिस देनी होगी? 15 डेज नोटिस। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 106 का सेंट्रल पॉइंट यह है, अगर हम एक लाइन में कहें कि अगर एग्रीकल्चरल पर्पस की लीज है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की लीज आपने दी है, चाहे लैंड की दी है, हाउस प्रॉपर्टी की दी है। हाउस प्रॉपर्टी आप जब भी देंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं देंगे। लैंड होगी तो एग्रीकल्चरल के लिए भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हो सकती है। तो अगर एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की अगर लीज है तो उसे हम ईयरली बेसिस पे पढ़ेंगे, ईयरली बेसिस की मानेंगे। उसका क्या फायदा होगा? दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर उस ट्रांजैक्शन से हटना चाहती हैं, उस प्रॉपर्टी से हटना चाहते हैं, तो उन्हें 6 महीने की नोटिस देनी होगी दूसरी पार्टी। इन दोनों को छोड़ दें, एग्रीकल्चरल पर्पजेस की लीज को छोड़ दें और मैन्युफैक्चरिंग की लीज को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी लीज होंगी उन्हें हम मंथली लीज कहेंगे। और मंथली लीज का क्या मतलब? यहां जो नोटिस देनी होगी वो 15 दिन की देनी होगी। नोटिस कैसे दी जाएगी? नोटिस राइटिंग में होगी। दूसरी पार्टी जहां रहती है वहां उसके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर दीजिए या पर्सनली प्रोवाइड कर दीजिए। अगर दूसरी पार्टी लेजर या लीजी अगर कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन है, तो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे दे दीजिए। क्या पर्सनली सिर्फ उनको देने से होगा? कहते हैं नहीं, आप चाहें तो उनके किसी फैमिली मेंबर को भी नोटिस दे देते हैं, वो भी सफिशिएंट माना जाएगा। 2002 में एक अमेंडमेंट किया जाता है सेक्शन 106 में। 2002 अमेंडमेंट होता है इन सेक्शन 106। क्या कहता है वो अमेंडमेंट? सेक्शन 106 में जो अमेंडमेंट किया गया वो ये कहता है कि लीज में जो 6 महीने या 15 दिन का टाइम पीरियड है, इसकी काउंटिंग किस दिन से होगी? इसकी काउंटिंग उस दिन से होगी जिस दिन नोटिस दूसरी पार्टी को मिल जाती है। क्या मतलब है? अब समझिए, एक लेजर है, इन्होंने अपना हाउस प्रॉपर्टी बी को रहने के लिए दी है। जब रहने के लिए दी है, ये एग्रीकल्चरल पर्पस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस नहीं है, सीधा मतलब है कि ये मंथली बेसिस की लीज है। और ये कौन है? ये है लीजी। इन्होंने नोटिस दी कि आप मकान खाली कर दीजिए। नोटिस कितने दिन की होगी? 15 डेज की। नोटिस इन्होंने दी है 21 जून 2020 को। स्पीड पोस्ट किया है। यह स्पीड पोस्ट लीजी को मिलता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को। तो ये 15 दिन की काउंटिंग कहां से शुरू होगी? क्या 21 जून से शुरू होगी या 1 जुलाई से शुरू होगी? तो 2002 का अमेंडमेंट कहता है 15 दिन की काउंटिंग 1 जुलाई 2020 से शुरू होगी। अगर ये एग्रीकल्चरल पर्पज होता, एग्रीकल्चरल लैंड की लीज होती, तो 6 महीने की काउंटिंग कहां से शुरू होती? 1 जुलाई 2020 को, जब नोटिस बी को मिल जाती। उस दिन से हम 15 दिन या 6 महीने की काउंटिंग को पकड़ेंगे, वहां से उसको हम काउंट करेंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 107 लीज कैसे बनाई जाती है, लीज कैसे की जाएगी, हाउ टू मेक लीज। सेक्शन 107। सेक्शन 107 को जब हम देखें तो लीज को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। कुछ लीज ऐसी होंगी जिनको आपको रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से बनाना होगा, बाय रजिस्टर्ड डीड, एंड इन अनदर केसेस द लॉ प्रोवाइड्स यू ऑप्शन। वहां पर आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से करिए या आप नॉन रजिस्टर्ड तरीके से भी लीज कर सकते हैं। कहां देखते हैं सेक्शन 107,
हाउ टू मेड। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। When रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, कौन कौन सी जगह है जहां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? नंबर 1, अगर लीज ईयर टू ईयर है, सालाना लीज है, वो रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से होगी। लीज मोर देन ए ईयर है, 1 साल से ज्यादा की लीज है, 2 साल 3 साल 5 साल की लीज है, वो रजिस्टर्ड माध्यम से होगी। जहां पर प्रीमियम एनुअल दिया जाए, एनुअल पेड हो, और फिर इसके बाद परमानेंट लीज। परमानेंट लीज मींस लीज इन परपिचुटी, जहां आप एसर्टेन न कर सकें कि कितने टाइम पीरियड के लिए दी गई है, और वो टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा ही होगी। तो अगर लीज ईयर टू ईयर बेसिस पे की गई है, अगर लीज मोर देन ए ईयर के लिए की गई है, रेंट एनुअल पेड किया जा रहा है, और उसके बाद परमानेंट लीज है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर यहां रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराएंगे तो दोनों पार्टीज को, लेजर और लीजी को, कोई राइट और ड्यूटी ओरिजिनेट नहीं करेगी। अब आते हैं जहां रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, where registration is optional। यहां कौन कौन आते हैं? यहां पर आते हैं 3 कैटेगरी। लीज लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम समय के लिए लीज है। नंबर 2, मंथ टू मंथ बेसिस पे लीज की गई है। और नंबर 3, लीज अप टू 1 ईयर। इसको सामान्य भाषा में कहें, जो किराएदारी के लिए किया जाता है, 11 मंथ लीज, 11 महीने के लिए जो टेनेंसी दी जाती है एक तरीके से, वो भी यहां पर कवर हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शनल है। आप चाहें कराएं और चाहें नॉन रजिस्टर्ड तरीके से भी ये लीज आप बना सकते हैं। तो सेक्शन 107 डिस्कस करता है कि लीज कहां रजिस्टर्ड माध्यम से होगी, कहां रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो जहां रजिस्टर्ड माध्यम से होगी वो ईयर टू ईयर लीज होंगे, परमानेंट लीज होंगे, मोर देन ए ईयर की लीज होगी, या प्रीमियम एनुअल पेड किया जाए, रेंट एनुअल पेड करने का प्रोविजन है। वो सारे की सारी लीज, चारों इसमें से कोई भी लीज होगी वो रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही होगी। अदरवाइज नॉन रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से अगर आप इसमें से कोई लीज करेंगे तो राइट और ड्यूटी ओरिजिनेट नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर लेस देन ए ईयर की लीज है, 11 मंथ की लीज है, मंथ टू मंथ बेसिस की लीज है, तो वहां रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब बात आती है कि आखिर लेजर और लीजी के राइट और ड्यूटी क्या होंगे, जिसे सेक्शन 108 में डिस्कस किया गया है। पहले देखते हैं कि लेजर के राइट ड्यूटी क्या होंगी, और फिर आएंगे कि लीजी के राइट और ड्यूटी क्या होंगे। सेक्शन 108, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजर एंड लीजी। सेक्शन 108, राइट एंड ड्यूटीज। पहले देख लेते हैं लेजर। 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, एक तरफ लिख दे रहा हूं राइट और एक तरफ ड्यूटीज। देखिए सेक्शन 108 एक्सप्रेसली कोई राइट की बात नहीं करता। एक्सप्रेसली जो है वो सेक्शन 108 लेजर के राइट की बात नहीं करता। लेकिन ये आप इसको ऐसे समझिए कि अगर जितनी भी ड्यूटी लीजी की होगी, जो भी ड्यूटी आप लीजी की देखेंगे, वो सभी लेजर के राइट्स हो जाएंगे। तो एक्सप्रेस तरीके से भले यहां राइट्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो लीजी की जितनी ड्यूटीज आएंगी वो लेजर के राइट्स के रूप में पढ़े जाएंगे। तो अब आते हैं कि लेजर की ड्यूटीज क्या क्या बनती हैं। तो लेजर की बनती हैं 3 ड्यूटीज, यहां पर 3 लिख लीजिए। पहली ड्यूटी क्या है? डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट्स।
लेजर की पहली ड्यूटी बनती है कि उस प्रॉपर्टी में जिसका कि वो लीज कर रहे हैं, अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट्स है, मटेरियल डिफेक्ट कहने का मतलब जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिप्रिशिएट करेगी, जिससे उस प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम रहेगी, वो राइट ऑफ एंजॉयमेंट उतना फुल फ्लेज नहीं मिलेगा, तो ऐसे मटेरियल डिफेक्ट्स को बताने की जिम्मेदारी, बताने की ड्यूटी लेजर की है कि वो लीजी को डिस्क्लोज करें। नंबर सेकेंड, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, अब लीज का मतलब ये है कि राइट ऑफ एंजॉयमेंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन ही नहीं देंगे तो वो आदमी राइट को, अपने एंजॉयमेंट के राइट को एंजॉय कैसे करेगा। तो दूसरी जिम्मेवारी, द सेकंड ड्यूटी अपॉन द शोल्डर ऑफ लेजर इज टू डिलीवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू लीजी। एंड नंबर थर्ड, फेस challenges upon his interest over the property। जिस प्रॉपर्टी को आप राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर उसमें आपके इंटरेस्ट को कोई थर्ड पर्सन चैलेंज कर रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति चुनौती दे रहा है कि आपका ये इंटरेस्ट नहीं बनता है, आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लेजर की यह भी जिम्मेवारी है कि वो ऐसे चैलेंजेस को फेस करेंगे, ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उसके रिप्लाई देंगे। तो 3 ड्यूटीज आई लेजर के साइड में। कौन कौन सी? पहली ड्यूटी है मटेरियल डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे, दूसरा पोजीशन डिलीवर करेंगे, और नंबर थर्ड, अगर कोई चैलेंज खड़ा होता है उनके इंटरेस्ट को लेकर प्रॉपर्टी में, तो उस चैलेंजेस को भी वो फेस करेंगे। अब आते हैं कि लीजी के राइट और ड्यूटीज क्या क्या है। लीजी के राइट और ड्यूटीज क्या क्या आती हैं, इन्हें देख लेते हैं। अब लीजी में अगर देखें राइट्स में, तो राइट्स में आएंगे 7 राइट्स। पहला, enjoy the increment in property। क्या इसका मतलब? मान लीजिए नदी के किनारे की लैंड जो है वो लीज में दी गई, नदी ने अपना फ्लो मोड़ा, और फ्लो मोड़ने के कारण जो लैंड थी उसमें थोड़ी इंक्रीजमेंट हो गई, थोड़ा वो बढ़ गई, तो अब उसका राइट ऑफ एंजॉयमेंट किसके पास होगा? ये लीजी का राइट बनेगा कि वो उस इंक्रीमेंट जो उस प्रॉपर्टी में हुई है उसको वो एंजॉय करे। नंबर सेकेंड, इन केस ऑफ फायर, फ्लड, ऑब्लिक वायलेंस, लीजी में अवॉइड लीज if there is no contrary contract। फायर के केस में, फ्लड के केस में और वायलेंस के केस में लीजी जो है वो लीज को अवॉइड कर सकता है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो वो नहीं कर पाएंगे। नंबर थर्ड, लीजी का राइट बनता है repair the property and deduct expense from rent। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी में अगर रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर आप करा लीजिए, यह आपका राइट बनता है, और जितना उसका अमाउंट है वो रेंट से आप डिडक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिक लीगल फीस एक्सेट्रा एंड डिडक्ट फ्रॉम रेंट। अगर सरकार को कहीं कोई टैक्स देना है, कोई फीस देनी है प्रॉपर्टी के कारण, तो वो आप पे कर दीजिए और उसे भी आप रेंट से डिडक्ट कर लेंगे। नंबर 5,
अगर आपने प्रॉपर्टी पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है, रिमूव एनी स्ट्रक्चर मेड बाय हिम, अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो आप उस स्ट्रक्चर को हटा सकते हैं। नंबर 6 जो राइट बनता है वो कहते हैं टेक बेनिफिट ऑफ क्रॉप। आपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लिया है तो क्रॉप की जो बेनिफिट है उसे आप रिटेन करेंगे, ये आपका राइट बनता है। और 7वां राइट वो बनता है सबलेट करने का। सबलेटिंग मतलब आपने 10 साल के लिए लीज लिया है, एक एग्रीकल्चरल लैंड आपने 10 साल के लिए लिया है। आप चाहें तो 5 साल, 7 साल, 9 साल, मैक्सिमम 10 साल के लिए आप उसे सबलीज कर सकते हैं। आप खुद लीजी हैं, आप दूसरे ट्रांजैक्शन में लेजर बनकर किसी और को एक और लीजी खड़ा कर सकते हैं। सबलेटिंग करने का भी पावर दिया गया है, ये राइट भी लीजी को मिलता है। 7 तरीके के राइट्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी में अगर कोई इंक्रीजमेंट होती है, इंक्रीमेंटल कोई उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको एंजॉय करने का राइट लीजी के पास है। नंबर 2, फायर के केस में, फ्लड के केस में और वायलेंस के केस में लीजी अवॉइड कर सकता है लीज को, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, प्रॉपर्टी में अगर रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर आप करा लीजिए, जितना आपका एक्सपेंस आएगा वो रेंट से डिडक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, स्टेचूटरी अगर कोई फीस देनी है, लीगल अगर कोई टैक्सेस हैं जो जिसे देना है आप उसे पे कर दीजिए और रेंट से डिडक्ट कर लीजिए। नंबर 5, कोई स्ट्रक्चर आपने उस प्रॉपर्टी पे बनाया है, आपने खुद बनाया है तो आप उसे वहां से रिमूव कर सकते हैं। नंबर 6 कहता है क्रॉप्स की जो बेनिफिट्स हैं वो आप इंजॉय करेंगे, वो आप लेंगे। और नंबर 7 जो राइट देता है वो सबलेट करने का राइट भी मिलता है लीजी को। अब आते हैं ड्यूटीज क्या बनती हैं लीजी की। उम्मीद करता हूं आप लिख लिए हो तो मिटा देता हूं। रहा राइट्स भी 7 हैं और ड्यूटीज भी जब आप देखते हैं तो ड्यूटीज भी यहां पर 7 ड्यूटीज हैं। 7 अधिकार तो 7 कर्तव्य भी हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला जो कर्तव्य है वो है, लेजर की हमने ड्यूटी देखी थी, डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट्स। तो लीजी की पहली ड्यूटी क्या होगी? डिस्क्लोज सच फैक्ट्स बाय हुम द प्रॉपर्टी वैल्यू हैज टू बी इंक्रीज। वो सारे फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहली ड्यूटी है डिस्क्लोज सच फैक्ट्स who appreciate value of property। पहली ड्यूटी लीजी की ये बनेगी। दूसरी ड्यूटी क्या है? दूसरी ड्यूटी है रेंट को पे करने की। रेंट को पे कीजिए, ये दूसरी ड्यूटी है। नंबर 3 ड्यूटी है मेंटेन द प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि आपको दिया हाउस प्रॉपर्टी और आपने ऐसा इस्तेमाल किया कि वो हाउस न हो करके अब खंडहर नजर आ रहा है। तो मेंटेन द प्रॉपर्टी की भी ड्यूटी लीजी की होगी। नंबर 4, नोटिस टू लेजर इन केस ऑफ इंक्रोचमेंट ऑब्लिक ट्रेसपास। मान लीजिए प्रॉपर्टी पे कोई तीसरा आदमी इंक्रोच कर रहा है या ट्रेसपास कर रहा है, ट्रेसपास किया है तो उसकी जानकारी लेजर को देंगे, नोटिस जो है वो देंगे लेजर को। 5वीं जो ड्यूटी है, एंजॉय प्रॉपर्टी इन रीजनेबल मैनर। क्या मतलब इसका? मान लीजिए एक सोसाइटी के अंदर बिल्डिंग है, सोसाइटी की बिल्डिंग में आपको लीज में बिल्डिंग का एक पोर्शन
जो ओनर है उसने दिया, तो सोसाइटी के जो जनरल रूल्स होंगे, जो रीजनेबल रूल्स जो सोसाइटी के होंगे वो आप पर भी लागू होंगे। आप प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट रीजनेबल मैनर में ही करेंगे। ये लीजी की जिम्मेदारी बनती है। नंबर 6, नॉट इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर ओवर लीज प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ लेजर। नॉट इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर ओवर द लीज प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ लेजर। लेजर की प्रायर परमिशन के बिना आप लीज की प्रॉपर्टी पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे, नहीं बनाएंगे। ये भी एक जिम्मेवारी होगी। और नंबर 7 क्या है? रिटर्न द प्रॉपर्टी। रिटर्न द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी तो उठा के देंगे नहीं, जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट आपके पास था अब आप उसे रिवोक कर लेंगे, प्रॉपर्टी का पोजीशन आप वापस कर लेंगे। रिटर्न द पोजीशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज। अब एक बार देख लेते हैं कि 7 कौन कौन से ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी है उन फैक्ट्स को बताने की जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी। नंबर 2, ये सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप रेंट पे करते रहेंगे। नंबर 3, प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखने की भी जिम्मेवारी है। नंबर 4, अगर कोई ट्रेसपास हो रहा है प्रॉपर्टी पर, देन इट इज योर ड्यूटी, इट इज अ ड्यूटी ऑफ लीजी टू प्रोवाइड नोटिस टू द लेजर। नंबर 5, एंजॉय प्रॉपर्टी इन रीजनेबल मैनर। रीजनेबल तरीके से आप प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे। नंबर 6, नॉट इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर ओवर द लीज प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ लेजर। आप लेजर के बिना प्रायर परमिशन के परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। और नंबर 7, जब आपकी लीज का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, लीज एक्सपायर हो जाए, तो आप उस प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस कर देंगे लेजर को। ये है 7 जिम्मेवारी, 7 ड्यूटीज लीजी की। अब आते हैं सेक्शन नंबर 111 जिसमें डिस्कस किया जाएगा टर्मिनेशन ऑफ लीज। इन 8 सर्कमस्टांसेस द लीज विल बी टर्मिनेटेड। 8 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर लीज टर्मिनेट हो जाएगी। कौन कौन सी देखते हैं। सेक्शन 111। सेक्शन 111 टर्मिनेशन ऑफ लीज। कितनी कंडीशन है, कितने सर्कमस्टांसेस? 8। पहला क्या है? पहली जो सर्कमस्टांस है वो कहता है एक्सपायरी ऑफ टाइम। क्या मतलब इसका? लेजर ने 5 साल के लिए लीज आपको दी, 5 साल पूरे हो गए। अगर 5 साल लीज के पूरे हो गए तो लीज टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन हां, अगर उसमें यह लिखा है लीज डीड में कि रिन्यूअल हो सकता है तो रिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर रिन्यूअल की बात नहीं लिखी है तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर लीज दी गई है, टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाएगा, वहां पर लीज टर्मिनेट कर जाएगी। नंबर 2, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अब इसे समझिए। ए ने बी को हाउस प्रॉपर्टी लीज की 10 ईयर और अप टू लाइफ स्पैन ऑफ बी। आफ्टर 2 ईयर बी एक्सपायर।
लीज क्या हो जाएगी, टर्मिनेटेड। ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड बीत जाने पर लीज टर्मिनेट कर जाएगी। इस एग्जांपल में देखिए, ए ने बी को हाउस प्रॉपर्टी अपनी लीज की थी 10 साल के लिए। अगर ये नीचे वाली शर्त नहीं रहती तो 10 साल बीतने पर ये लीज टर्मिनेट कर जाती, लेकिन उस लीज डीड में लिखा था अप टू 10 ईयर और अप टू लाइफ स्पैन ऑफ बी विच एवर इज अर्लियर। जो पहले होगा 10 साल या लाइफ स्पैन ऑफ बी। 2 साल बाद बी एक्सपायर कर जाता है, फिर क्या होगा, लीज 2 साल बाद ही टर्मिनेट कर जाएगी। अब आते हैं नंबर 3। तीसरी सर्कमस्टांस क्या है, लेजर्स इंटरेस्ट कम्स टू एंड। क्या मतलब, हमने आपको लीजी के राइट में बताया कि सबलेट करने का राइट भी लीजी का बनता है। अब उसे आप यहां देख सकते हैं, ए ने 10 साल के लिए बी को प्रॉपर्टी लीज की, ठीक है। बी ने 3 साल 3 ईयर एंजॉय किया प्रॉपर्टी को, और इसके बाद 10 साल के लिए सी को प्रॉपर्टी सब लीज कर दी। ये 2020 में हुआ। 2023 में इन्होंने क्या किया, सब लीज किया सी को। तो 2030 में, इन ईयर 2030 द इंटरेस्ट ऑफ बी विल बी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो जब बी के इंटरेस्ट 2030 में एक्सटिंग्विश हो जाएंगे तो ये जो सेकंड लीज उन्होंने बी ने सी को की है ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये भी टर्मिनेट हो जाएगी 2030 में। ऐसा नहीं है किसी ये क्लेम करें कि नहीं मुझे 2033 तक मेरी लीज जिंदा रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी केस में जो लेजर है उसका इंटरेस्ट ही 2030 में समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपकी लीज ऑटोमेटिकली 2030 में टर्मिनेट कर दी जाएगी। नंबर 4 है मर्जर। इसे जरा समझिएगा, इसमें काफी जगह वाइवा के समय, इंटरव्यू के समय कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। क्या होता है मर्जर, मिटा देता हूं, ऊपर करके समझाने में थोड़ी आसानी होगी। नंबर 4 है मर्जर। देखिए, अब इसे जरा समझिए। देखिए, किसी भी लीज में जो लेजर का इंटरेस्ट है वो मेजर इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर राइट ऑफ एंजॉयमेंट को छोड़ें तो बाकी इंटरेस्ट तो लेजर के ही पास है, और जो लीजी का इंटरेस्ट है वो एक माइनर इंटरेस्ट है, वो एक छोटा इंटरेस्ट है। तो होता क्या है, वेन एवर मेजर इंटरेस्ट comes in hand of minor interest, it is called as merger। इसे हम मर्जर कहते हैं। अब समझिए इसे, ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी बी को लीज की 2020 में। मेजर इंटरेस्ट किसका है, इनका है मेजर इंटरेस्ट, इनका है माइनर इंटरेस्ट। इन ईयर 2022 ए ने 2022 में सेम हाउस प्रॉपर्टी को बी को गिफ्ट कर दिया। उस हाउस प्रॉपर्टी को 2022 में गिफ्ट कर दिया। क्या हुआ, मेजर इंटरेस्ट किसको मिल गया, जिसके पास माइनर इंटरेस्ट था। तो मेजर इंटरेस्ट का मूवमेंट माइनर इंटरेस्ट की ओर हुआ।
इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मर्जर। तो मर्जर को बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, जब बड़ा इंटरेस्ट जाएगा छोटे इंटरेस्ट के पास तो इसे कहेंगे मर्जर। और बड़ा इंटरेस्ट किसका होता है, लेजर का होता है। कब जाएगा, जब भी वो मूव करेगा छोटे इंटरेस्ट के पास। छोटा इंटरेस्ट किसके पास है, लीजी के पास, तो इस ट्रांजैक्शन को हम मर्जर कहेंगे। एग्जांपल, ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी बी को लीज की, 2 साल बाद वही हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है बी को। सेम ए जो है वो बी को गिफ्ट कर देता है, तो यहां 2022 में मर्जर हो जाएगा। अब पहले वाली लीज अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, अब बी ही ओनर हो गया तो वो लीजी कैसे रहा। अब आते हैं नंबर 5, मर्जर का ठीक ऑपोजिट जिसको कहते हैं सरेंडर। और सरेंडर 2 तरह का होगा, पहले देखते हैं एक्सप्रेस सरेंडर किसे कहते हैं। तो 5वां है सरेंडर। 5वां जो तरीका है टर्मिनेशन ऑफ लीज का वो है सरेंडर। क्या है सरेंडर, अब सरेंडर में भी यहां देख लेते हैं एक्सप्रेस सरेंडर। समझिए, पहली चीज जस्ट अपोजिट ऑफ मर्जर। मर्जर में क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्ट छोटे इंटरेस्ट में जाके मिला था। यहां क्या होगा, माइनर इंटरेस्ट मूव्स इन हैंड ऑफ मेजर इंटरेस्ट। क्या मतलब, माइनर इंटरेस्ट किसका है, लीजी का। ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का पोजीशन छोड़ रहे हैं और लेजर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सरेंडर कहेंगे। और जब ये एक्सप्रेस तरीके से किया जाएगा तो इसे हम एक्सप्रेस सरेंडर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंप्लाइड सरेंडर नंबर 6। इंप्लाइड सरेंडर। इंप्लाइड सरेंडर कहने का मतलब ही है कि कुछ सर्कमस्टांसेस होंगी जहां पर सरेंडर को हम मान के चलेंगे कि सरेंडर कर दिया गया है। कौन कौन सी, नंबर 6 है इंप्लाइड सरेंडर। कितनी सर्कमस्टांसेस हैं, कहता है यहां पर 2 सर्कमस्टांसेस यहां पर निकल के आती हैं, 2 सिचुएशंस आती हैं जहां पर यह मान लिया जाएगा कि इंप्लाइड सरेंडर है। कौन कौन सा, नंबर 1, when leasee accept a new lease of same property which is already leased to him। अब देखिए, लीजी जो है, जिस प्रॉपर्टी की लीज उसको की गई है उसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में, उसी प्रॉपर्टी के लिए एक नई लीज एक्सेप्ट कर लेता है, तो पुरानी वाली लीज क्या मान ली जाएगी, टर्मिनेट हो गई, उसने सरेंडर कर दिया। अब नंबर 2 क्या है, जहां पर वो रिलिंक्विश कर देता है, छोड़ देता है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पोजीशन। अगर वो पोजीशन अपना छोड़ देते हैं तो भी वो इंप्लाइडली सरेंडर मान लिया जाएगा। अब आते हैं नंबर 7 जिसमें आता है फोर फीचर। यहां लेजर फॉरफिट कर लेगा लीजी के राइट्स को। कब, ऐसी 3 सर्कमस्टांसेस हैं जहां लेजर फॉरफिट कर सकता है लीजी के राइट्स को, या लीजी की गलती को माफ भी कर सकता है। 7वां जो तरीका है वो है फॉरफिट करना, फोर फीचर। कितनी सर्कमस्टांसेस हैं, 3 कंडीशंस हैं। क्या, कब कब, देखिए, पहला
व्हेन लीजी violates express conditions of lease, लेजर ने लीज बनाते समय ही कुछ कंडीशंस को एक्सप्रेस कर दिया था, ये मत कीजिएगा, रात के 9 बजे के बाद मत आइएगा, रात के 9 बजे के पहले तक घर आ जाइएगा, रात में देर रात तक पार्टी नहीं चलेगी। एक्सप्रेस तरीके से कुछ शर्तें जो बता दी गई थी, अगर उसका आप वायलेशन करेंगे तो यहां लेजर के पास पावर होगा कि वो लीज के ट्रांजैक्शन में लीजी के इंटरेस्ट को फॉरफिट कर ले और लीज टर्मिनेट कर दे। नंबर सेकेंड, when leasee चैलेंज करने लगे ओनरशिप ऑफ लेजर। वो एक पुरानी कहावत है, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। आपको जिसने प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए ट्रांसफर की, अगर आप उसी की ओनरशिप को चैलेंज करने लगेंगे तो वो कैसे आपको बर्दाश्त करेगा, वो आपके इंटरेस्ट फॉरफिट कर लेगा। और नंबर थर्ड, व्हेन लीजी बिकम्स इंसॉल्वेंट, जहां आप रेंट चुकाने की ही हैसियत में नहीं रह जाएंगे तो वो क्यों लीज में आपको बर्दाश्त करेगा, वो लीज में आपका इंटरेस्ट फॉरफिट कर लेगा। कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे, अगर वो चाहे तो इन गलतियों के बाद भी माफ कर सकता है, लेकिन जनरली लेजर ऐसी गलतियों पे माफी नहीं देते। ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जब लेजर लीजी के इंटरेस्ट को फॉरफिट कर लेंगे। नंबर 1, जहां लीजी वायलेट करें एक्सप्रेस कंडीशन का। नंबर सेकेंड, जब वो ओनरशिप चैलेंज करने लगे खुद लेजर के, कि लेजर को ही चैलेंज करने लगे कि आप ओनर नहीं है प्रॉपर्टी के। और नंबर थर्ड, जब लीजी इंसॉल्वेंट हो जाए। अब 8वां जो तरीका है, 8 जो तरीका है वो है नोटिस का। नोटिस के तरीके को जब एसेंशियल्स ऑफ लीज आपका बता रहा था, सेक्शन 106 जब आपको बताया, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो ईयर वाइज लीज होंगी उसमें आप 6 मंथ की नोटिस देंगे, या जो मंथली बेसिस की जो लीज होंगी उसमें आप 15 दिन की नोटिस देंगे। तो लेजर हो लीजी हो, दोनों में से कोई भी लीज को टर्मिनेट करना चाहे तो 8वां तरीका नोटिस का उनके पास अवेलेबल है। दूसरी पार्टी को, या अगर वो एग्रीकल्चरल पर्पस की लीज है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की लीज है तो 6 महीने की नोटिस देंगे, बाकी सर्कमस्टांसेस में 15 दिन की नोटिस देंगे और वहां पर टर्मिनेट हो जाएगी लीज। किस दिन से काउंट होगा? तो 2002 अमेंडमेंट के बाद 15 दिन या 6 महीना उस दिन से काउंट होगा जिस दिन दूसरी पार्टी को नोटिस रिसीव होगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 116, जिसमें डिस्कस किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर भारत में है, इंग्लैंड में इसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर तो नहीं वहां लागू होती, वहां होती है टेनेंसी एक्ट सफरेंस। देखते हैं सेक्शन 116 होल्डिंग ओवर क्या मतलब। सबसे पहले इंग्लैंड को देख लेते हैं। इंग्लैंड में कॉन्सेप्ट है टेनेंसी एक्ट सफरेंस। क्या मतलब? देखिए, ए ने बी को एक हाउस प्रॉपर्टी 5 साल के लिए लीज की, ठीक है। फिर टाइम क्या हो गया? एक्सपायर कर गया। बट बी continues his possession। तो ए ने बी को 5 साल के लिए एक हाउस प्रॉपर्टी लीज की, टाइम एक्सपायर कर गया,
होना क्या चाहिए था, बी को प्रॉपर्टी का पोजीशन ए को वापस करना था, लेकिन बी कंटिन्यू कर जाते हैं अपने पोजीशन को। इंग्लैंड में आफ्टर 5 years, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस टाइम पीरियड, दिस टेनेंसी इज कॉल्ड एज टेनेंसी एट सफरेंस। और अब बी की कैपेसिटी क्या होगी, एज ट्रेसपासर। बी यहां पर ट्रेसपासर माने जाएंगे और लायबल होंगे किस चीज के लिए, लायबल फॉर डैमेजेस। डैमेजेस देने के लिए बी लायबल होंगे ए को। कहां की कंडीशन है, इंग्लैंड की। टेनेंसी एट सफरेंस। टेनेंसी एट सफरेंस का मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए लीज थी, जिस पर्पज के लिए आपने लीज थी, वो पर्पज पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप प्रॉपर्टी का पोजीशन रिटर्न कर दीजिए लेजर को। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, इफ द लीजी कंटिन्यू हिज पोजीशन, देन इन इंग्लैंड such type of tenancy is called as tenancy at sufferance, and the leasee will be treated as trespasser and he will liable to pay damages to the lessor. वो लेजर को डैमेजेस देने के लिए जिम्मेवार होंगे, लायबल होंगे। अब आते हैं भारत में। भारत का कॉन्सेप्ट है होल्डिंग ओवर। यहां क्या होगा, सेम एग्जांपल को यहां देख लेते हैं। ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी, पहले लिख देता हूं इंडिया, अदरवाइज डिस्कस दिक्कत होगी। 5 ईयर के लिए बी को लीज कर दिया। अब देखिए, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 5 ईयर, if B continue his possession by express or implied consent of lessor, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे होल्डिंग ओवर। मींस क्या हो जाएगा, रिन्यूअल ऑफ अर्लियर लीज। मतलब क्या होगी, पार्टीज राइट ड्यूटीज एज इट इज। समझिए, वहां पर बी को टेनेंसी एक्ट सफरेंस मान रहे थे, ट्रेसपासर मान ले रहे थे, लायबिलिटी हो रही थी डैमेज देने की। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड के बाद भी अगर लीजी प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास रखे रहता है और ऐसा वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट से लेजर के करता है। इंप्लाइड कंसेंट कैसे, 5 साल बाद भी बी रेंट देता चला जा रहा है और ए रेंट रिसीव करता चला जा रहा है। वो पैसे दे रहे हैं और लेजर पैसा लेते जा रहे हैं। तो भले ही इस लीज को रिन्यू नहीं कराया गया हो, लॉ ये प्रिज्यूम कर लेगा कि यहां अर्लियर लीज रिन्यू कर दी गई है, राइट और ड्यूटीज जो पार्टीज की हैं वो एज इट इज पहले की तरह बनी रहेंगी। फायदा क्या है, यहां लीजी को ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। जितने पीरियड के लिए लीज थी उसकी एक्सपायरी के बाद भी लीजी ट्रेसपासर नहीं होगा, जबकि इंग्लैंड में उसे ट्रेसपासर माना जा रहा है। अब आते हैं कुछ और स्पेसिफिक छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टेनेंसी एट विल किसे कहते हैं, कंपोजिट टेनेंसी किसे कहते हैं, या टेनेंसी विद ड्यूअल नेचर या ड्यूअल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। पहले देखते हैं टेनेंसी एक्ट विल किसे कहते हैं। असम जुडिशियल सर्विस या त्रिपुरा जुडिशियल सर्विस में आप कभी कभी मेंस में ये देखेंगे कि वो इन तीनों क्वेश्चंस को पूछते हैं कि आखिर टेनेंसी एक्ट विल किसे कहते हैं और कंपोजिट टेनेंसी किसे कहते हैं या इंटीग्रेटेड टेनेंसी फॉर ड्यूअल पर्पजेस किसे कहते हैं।
तो पहले देखते हैं टेनेंसी एट विल। देखिए लीज का क्या मतलब है? लीज का मतलब है टाइम पीरियड स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर अब इसके बाद आता है वेयर, देखिए वेयर डीड इज साइलेंट, वेयर डीड इज साइलेंट ऑन टाइम पीरियड of lease, it means it depends on will of parties, will of parties, then such lease is called as tenancy at will। और यहां पर 30 डेज नोटिस देनी होगी। 30 डेज नोटिस दूसरी पार्टी को देनी होगी। लेजर अगर खाली कराना चाहता है वो 30 डेज की नोटिस देगा, लीजी छोड़ना चाहता है 30 डेज की नोटिस देगा। टेनेंसी एट विल का मतलब जहां टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया है कितने दिन की लीज है, और ये डिपेंड करता है लेजर और लीजी के विल के ऊपर। जब तक आपका मन करे रहिए। शुरुआत में यही लेजर कहता है और शुरुआत में लीजी भी कहता है अरे हम तो सालों साल रहने वाले हैं। लेकिन तो यहां पर विल जहां पर डिपेंड करेगी पार्टीज की, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि टाइम पीरियड कितना फिक्स होगा, कितने दिन वो रहेंगे, कितने दिन का लीज है, तो उसे हम कहते हैं टेनेंसी एट विल। कितने दिन पहले नोटिस देनी होगी छोड़ने के या छुड़ाने के? 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया गया है, 30 डेज की नोटिस देनी होगी। अब आते हैं कंपोजिट टेनेंसी किसे कहते हैं। कंपोजिट टेनेंसी, इसको दोनों को एक साथ ही समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा है। कंपोजिट टेनेंसी और इंटीग्रेटेड टेनेंसी। टेनेंसी विथ ड्यूअल पर्पस। समझिए, कंपोजिट टेनेंसी मीन्स tenancy has been created for more than one purpose, but it is not demarcated that which portion of property will use for which purpose। अब एग्जांपल देख लीजिए। ए ने 2 स्टोरी हाउस प्रॉपर्टी बी को लीज की रेजिडेंस के लिए प्लस ऑफिस के लिए। पर्पज कितने हैं? एक से ज्यादा। 2 स्टोरी की हाउस प्रॉपर्टी है, बी को दे दी, बट ये फिक्स नहीं बताया, फिक्स नहीं किया कि नीचे वाले पोर्शन में रहेंगे या ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे, ऑफिस कहां होगी। अगर ये डिमार्केट नहीं किया गया है देन सच टेनेंसी इज कॉल्ड एज कंपोजिट टेनेंसी। तो ये टेनेंसी कंपोजिट टेनेंसी कही जाएगी। और इसके यहां आ जाइए, व्हेन इट इज डिमार्केटेड जहां पर फिक्स कर दिया गया है कि नीचे वाले पोर्शन में रहेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में ऑफिस होगी, या वाइस वर्सा, ऊपर रहेंगे नीचे ऑफिस होगी, तो वहां पर इसे कहेंगे इंटीग्रेटेड टेनेंसी विथ ड्यूअल पर्पज। दोनों एक ही चीज है। यहां कोई भी प्रॉपर्टी जो लीज की जाएगी
वो एक से ज्यादा पर्पस के लिए की जाएगी। अगर प्रॉपर्टी में डिमार्केशन किया गया है, कौन सा पोर्शन किस पर्पज में इस्तेमाल होगा, तब उसे हम इंटीग्रेटेड टेनेंसी विथ ड्यूअल पर्पज कहेंगे। और जब ये डिमार्केशन नहीं किया गया होगा तो ऐसी टेनेंसी को हम कंपोजिट टेनेंसी कहेंगे। इतनी बातें सेक्शन 105 से सेक्शन 117 में डिस्कस किए गए लीज के बारे में मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं लीज से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके होंगे। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए और लॉ से जुड़े हुए जो भी आपका पीयर ग्रुप हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, उन्हें ये चैनल रेफर कीजिए। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में अगला जो लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा वो 3 टॉपिक्स को मिक्स करके बनाया गया है। वो है एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम को कंबाइन तरीके से एक लेक्चर में डाला गया है। तो कंबाइन तरीके के इस लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।